नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं समास, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशंस में हम यहाँ पर समास से जुड़े हुए काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर समास क्या होता है, यानी कि समास शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर आपको बताया। उसके बाद देखिए, समास शब्द के अर्थ में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि संक्षिप्त करने की विधि, संक्षिप्त करने की विधि समास कहलाती है। किसी भी एक तरह से शब्द का छोटा रूप समास कहलाता है। और समासीकरण की एक जो ये प्रक्रिया है, ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है समासीकरण की। 4 राहों का समाहार, तो इसको हमने लिखा चौराहा। तो इसको हमने कहा कि ये क्या है, आपका नया शब्द, इसे हमने समास कहा। और ये किससे बना, समासीकरण की प्रक्रिया से बना। इसी तरह से घोड़े पर सवार, घुड़सवार, राजा का महल, राजमहल। तो ये मैंने आपको समास के विषय में बताया। और उसके बाद देखिए, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी। परिभाषा हमने बताई कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द जब बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद मैंने आपको समस्त पद बताया, यानी कि जो एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के दौरान जो एक नया शब्द बना, उस नए शब्द को समस्त पद कहा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिए। तो देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल जो है, देश के लिए भक्ति को हमने यहाँ पर देश के लिए भक्ति जो हमने यहाँ पर शब्द एक तरह से जोड़ा, तो उसके बाद बना देशभक्ति, और जिसे हमने समस्त पद यानी कि समास कहा। इस पूरी प्रक्रिया को हमने समास कहा और इस शब्द को हमने समस्त पद कहा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर जाना, यानी कि समस्त पद को बिल्कुल जैसा वो था उसको वैसा ही बना देना कहलाता है समास विग्रह। देख सकते हैं आप, समस्त पद और समास विग्रह। नर नारी, तो उसको हमने पूर्वावस्था में लेकर आए, उसी की नर और नारी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये सब क्या है, समास विग्रह है, यानी कि समास जो समस्त पद है उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाना, यानी कि उनको फिर से अलग अलग कर देना, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो हमारा था समास के भेद। तो समास के यहाँ पर मैंने आपको 6 भेद बताए। आप देख सकते हैं समास के 6 भेद, और आपने पहले भी पढ़े होंगे ये भेद। समास के 6 भेदों में पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास, और तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 तरह के समास हमने यहाँ पर बताए आपको समास के भेदों में, 6 भेद। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे पहला भेद लास्ट सेशन से पहले जो हमने डिस्कस किया था, समास के 6 भेदों में जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं है, कुछ भी आपने ऐसा यहाँ पर एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 6 भेद है। और समास एक ऐसा टॉपिक है जो क्या होता है कि आपका क्लास 6 से या 7 से स्टार्ट हो जाता है, और हायर स्टडीज यानी कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं उसमें भी आपको आता है। तो आप अगर अभी से इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, अभी से इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, समझना है कुछ ऐसा कुछ हर एक समास की कुछ विशेषताएं हैं जो आपने पढ़नी है, याद करनी है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। उसी को हमने यहाँ पर पढ़ा विद एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हमने यहाँ पर इसको पढ़ा। तो आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिखवाए थे, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिए थे।
तो आप लोगों ने नोट किए होंगे, नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर दूसरा भेद पढ़ा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी भी अपनी अलग विशेषता है। तत्पुरुष समास को भी हम इस तरह से जानते हैं, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि उत्तर पद किसे कहते हैं, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद का पद, जो समस्त पद होता है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो जो यहाँ पर उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वो होता है आपका प्रधान, और दोनों पदों के बीच आने वाले विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच आने वाले विभक्ति चिन्हों या जो हमारे परसर्ग हैं उनका लोप हो जाता है। तो हमने कहा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि हमने कहा परसर्गों का लोप हो जाता है, तो परसर्गों के लोप के आधार पर, परसर्गों के लोप के आधार पर हमने यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है उसको 6 भेदों में बांटा था। 6 भेद कौन कौन से थे? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और सबके कारक चिन्हों को मैंने यहाँ पर आपको नोट करवाया है। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा, आपने नोट किया होगा ये जरूर। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर शुरू किया था अपना जो पहला हमारा तत्पुरुष समास का भेद है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यह है कर्म तत्पुरुष, जहां पर कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक है, जो कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो इस तरह से आपको विभक्तियां याद करनी है, विभक्तियां आपने अच्छे से पढ़नी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कर्म तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास के 6 भेदों में पहला जो कर्म तत्पुरुष है ये हमने यहाँ पर आपको बताया। तो इसमें हमने कहा कर्म कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो कर्म कारक चिन्ह है को का लोप हो जाता है। और इस तरह से फिर उसके बाद हमने करण तत्पुरुष बताया, तो करण तत्पुरुष में करण कारक चिन्ह, करण कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। करण का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि साधन या एक तरह से माध्यम। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए थे, मन चाही, तो मन से चाही, मुह मांगा, मुह से मांगा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर करण कारक चिन्हों का लोप हुआ है। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हुआ है, और अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, और आपका संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्तियों का लोप हुआ है, और आप देख सकते हैं संबंध कारक की विभक्तियां हमने लिखवाई है का के की। ठीक है, तो का के की का लोप हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, केवल और केवल आपका जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का लोप यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो हमारा लास्ट जो हमने पढ़ा था टॉपिक वो था हमारा अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे इसमें अधिकरण कारक की विभक्तियां, यानी कि जो क्रिया का बेस होता है, यानी कि काम का क्रिया का आधार जो होता है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो जैसे आप पर बीती, किस पर बीती? आप पर, अपने आप पर, यानी कि स्वयं पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शरणागत, शरण में आगत। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लास्ट जो हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था लास्ट सेशन में वो था हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी कि तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद हमने पढ़ लिए थे। इस तरह से हमने समास के 2 भेदों को यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। वो था हमारा पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास।
अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना तीसरा जो हमारा पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे, वो है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास जो हमारा है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज जो है, यानी कि आपके हर समास में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आपने समास को याद करना है, जिनके आधार पर आपने समास को समझना है। तो यहाँ पर जो आपका कर्मधारय समास है इसमें हमेशा उत्तर पद एक तरह से प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में, तथा दोनों पदों में विशेषण, दोनों पदों में ध्यान रखिएगा विशेषण विशेष, दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान व उपमेय का संबंध होता है। अब देखिए इसको ऐसे समझना है आपने कि जो आपके उत्तर पद यानी कि इसका बाद का पद जो है वो प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, उपमान या उपमेय का संबंध होता है, ठीक है, उपमान या उपमेय का संबंध होता है दोनों पदों के बीच में। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए कैसे मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी कि एक जो है आपका विशेषण है और एक विशेष्य है। अब विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये आपको मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। विशेषण यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल सेम यही चीज उपमेय और उपमान में भी है। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि जो कौन है यहाँ पर समस्त एक तरह से पद, और इसमें क्या आपका कौन सा पद प्रधान है, समस्त पद। ठीक है, एक समस्त पद हम यहाँ पर लेंगे, चरण कमल। ठीक है, प्राण प्रिय, चंद्र मुख। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समास विग्रह। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमने कहा उत्तर पद प्रधान होता है, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर चरणों की विशेषता क्या बताई गई है कि वो कमल के समान है। क्या है, वो कमल के समान है। तो यानी कि आपका उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान है। प्राण प्रिय, चंद्रमुख। ठीक है, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यानी कि
प्राणों के समान प्रिय। वो कितना प्रिय है? वो प्राणों के समान प्रिय है। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो दोनों में कैसा संबंध है? विशेषण और विशेष्य का, यानी कि यहां पर उसके मुख की विशेषता क्या है? चंद्र है। प्रिय कितना है? प्राणों के समान है। जो उसके चरण है वो किस प्रकार के हैं? कमल के समान है। तो कमल के समान चरण। ठीक है। प्राणों के समान प्रिय, चंद्र के समान मुख। ठीक है। तो इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कर्मधारय समास में। तो आपको यहाँ पर जो चीज याद रखनी है, जो चीज आपने समझनी है, वो है उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ठीक है। तो ये आपका कर्मधारय समास था। अब देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, तभी आप समास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और मैं यहाँ पर शब्द लिखती हूँ जिनका आपने समास विग्रह करके आपने समास बताना है। भला मानस, भला मानस। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपने लिखना है। उसके आगे मृग नयन। जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा अच्छे से। पीतांबर, ठीक है। नील कमल, या नरोत्तम, कुपुत्र, महात्मा। तो देखिए, आप सारे जो शब्द आप देख रहे हैं, सारे के सारे शब्द जो हैं वो कैसे हैं? वो एक शब्द जो है दूसरे शब्द की विशेषता को बता रहा है। जैसे हमने कहा भला मानस। भला मानस यानी कि कैसा? यहाँ पर कैसे क्या बात की जा रही है? भला है जो मानस, भला है जो मानस। मानस यानी कि मनुष्य। ठीक है। किसकी विशेषता यहाँ पर बताई है? मनुष्य की। भला है जो मानस। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। ठीक है। पीतांबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला है जो कमल। अब आप यहां पर देख रहे हैं मानस, नयन, अंबर, कमल। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? ये बाद के शब्द हैं, यानी कि ये उत्तर पद है। तो आपका जो कर्मधारय समास होता है उसमें उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का एक तरह से संबंध होता है। तो यहाँ पर मानस जो है वो आपका विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? भला है। नयन, नयन आपका विशेष्य है, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसे है? मृग के समान है। अंबर, अंबर की विशेषता बताई गई है, अंबर यहाँ पर विशेष्य है। और कैसा है अंबर? पीला है। पीला है अंबर यानी कि जो
अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो पीला है, तो अंबर आपका विशेष्य है और पीला आपका विशेषण है। इसी तरह से नीला है जो कमल, कमल आपका विशेष्य है, क्योंकि विशेषता कमल की बताई गई है। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। नरोत्तम, नरोत्तम को क्या कहेंगे? नरों में है जो उत्तम, इसी तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है। और ये दोनों आप लिखेंगे। कुपुत्र और महात्मा बहुत ही ज्यादा सरल है, ठीक है। ये दोनों आप लिखेंगे और साथ ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसके आप लिख कर लाएंगे। ये बहुत ही सरल है और जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने ज्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी तक 3 समास हमने पढ़े हैं और तीनों समासों की अलग अलग विशेषताएं हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो इनको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है हमारा द्विगु समास। नंबर 4, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि आपका जो समास है उसमें हर समास की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो इसी तरह से अब ये द्विगु समास जो है उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है कि इसका पूर्व पद संख्या वाचक होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्या वाचक होता है और ये किसी समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं, यानी कि किसी भी एक वस्तु का यहाँ पर बोध नहीं होता, यानी कि ये समूह का, पूरे समूह का ये बोध कराते हैं। और पूर्व पद हमेशा संख्या वाचक होता है। संख्या वाचक, संख्या का अर्थ होता है नंबर, वाचक यानी कि बताने वाला, यानी कि पहला जो आपका पद होगा, पूर्व पद जो होगा, वो हमेशा संख्यावाचक होगा, नंबर्स को बताने वाला होगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो तथा दूसरा क्या बताया मैंने? समूह का जो, तथा जो समाहार अर्थात समूह का बोध कराता, ठीक है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो तथा जो समाहार अर्थात समूह का बोध कराता हो, ठीक है। जो समाहार अर्थात समूह का बोध कराता हो, द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। द्विगु समास कहलाता है। अब देखिए ये समास की अपनी अलग विशेषता है, तो इस तरह से आपको हर एक समास को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसको समझना है। अब इसमें हमने कहा कि, इसमें कहा पूर्व पद संख्यावाचक
विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि जो पहला पद होगा वो हमेशा नंबर को बताएगा, और नंबर भी कैसा? जो समूह या समाहार का बोध कराता हो, जो समूह या समाहार का बोध कराता हो। अब कैसे? देखिए आप, ये है आपका समस्त पद, ठीक है, ये क्या है आपका? समस्त पद। और ये क्या है आपका? समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद देखिए, नवरात्र। नवरात्र, नव का क्या अर्थ होता है? नवरात्र, नव का अर्थ होता है 9, यानी कि देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 9, यानी कि एक तरह से समूह का बोध करा रहा है। नवरात्र अर्थात नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 4 राहों का समूह, चौराहा। चौराहा, चौ का अर्थ क्या होता है? 4, नंबर बता रहा है ना, चौराहा। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे सप्ताह। सप्ताह, सप्त अर्थात 7, सप्त अर्थात 7, तो क्या कहेंगे? 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ठीक है। इसी तरह से पंचवटी। पंचवटी, पंच अर्थात 5, वटी अर्थात वृक्ष, पंचवटी, तो क्या लिखेंगे? पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर जितने भी ऐसे शब्द जो क्या है? संख्यावाचक है, जिनका पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो समास विग्रह करके हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में आएगा कि इस शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, तो सबसे पहले आपको समास विग्रह तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी चीज अगर आपने देखनी है तो आपको समास विग्रह करना ही पड़ेगा। अब जैसे यही समास को ले लीजिए, अगर आपको शब्द दिया है सप्ताह और इसका आपको समास विग्रह करके समास का नाम बताना है, तो आप लिखेंगे 7 दिनों का समाहार या 7 दिनों का समूह। तो आप याद करेंगे, हाँ, 7 दिनों का समूह, 7 दिन यानी कि एक नहीं है, पूरा ग्रुप है, तो जो समूह का बोध करा रहा है और पूर्व पद क्या कर रहा है? संख्यावाचक है, 7, ठीक है। तो ये जरूर कर्मधारय समास है। बहुत ही सरल आपके लिए हो जाएगा याद करने के लिए। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो इसमें मैं बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ और आप उनको कर कर लाएंगे। त्रिभुवन, त्रिभुवन, ठीक है, इसका आपने समास विग्रह करना है। दोपहर, आप देखेंगे पहला शब्द आपको हमेशा संख्यावाचक होगा। त्रिशूल या तिरंगा, ठीक है। और अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, त्रिफला, तो ये जो है इनको अच्छे से पढ़िए और घर पर जाकर पूरा टॉपिक रिवाइज कीजिए, जितना भी आज आपने पढ़ा है
समझा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए। और ये है आपका आज का होमवर्क। इसका समास विग्रह आपने करना है यहाँ पर। त्रिभुवन, दोपहर, त्रिशूल, तिरंगा, अष्टाध्याय, त्रिफला। ये क्या है आपका कर्मधारय समास है, जिसका पहला पद द्विगु समास है, जिसका आपका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, विशेषण, और आपका यहाँ पर ये समूह या समाहार का बोध कराता है। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।